हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, क्या कारण थे, इस अध्याय में हम उन बिंदुओं के पर चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हो गया। सोवियत संघ का जन्म, सोवियत व्यवस्था प्रणाली वर्ष 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके बाद 1917 के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आया और सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? सोवियत प्रणाली जब 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद आया, उसकी विशेषता क्या थी, वो आई क्यों, और इसने किस प्रकार से अमेरिका जो पूंजीवाद व्यवस्था था उसमें, उसको किस तरह से उसका टक्कर दिया, उसके बराबरी करने की कोशिश किया। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। जो समाजवाद ये होता है कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी सदस्यों के लिए एक समान जीवन स्तर, न्यूनतम जो जीवन जीने के लिए जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं वो उसको उपलब्ध करवाना। पूंजीवाद व्यवस्था में इसके विपरीत था। अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है पूंजीवाद व्यवस्था का, जिसमें से विकास जो भी लोग हैं अपने आप का विकास करते हैं, ना कि समाज को। समाज भले गरीब है अमीर है कोई फ़र्क नहीं, जो भी एक व्यक्ति है अपना जो काम करता है स्वयं मुनाफा के लिए करता है। पूंजीवाद देश में अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। इसके विपरीत समाजवादी प्रणाली जो कि सोवियत संघ में था, उसमें सभी समाज के सभी सदस्य एक समान होंगे। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूनतम जीवन स्तर सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाना। बेरोजगारी का अभाव, वहाँ पे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। उन्नत संचार प्रणाली, मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व। कोई भी ज़मीन हो, कोई भी मिल्कियत हो, कोई भी उद्योग हो, उस पर उसकी राज्य का होगा नियंत्रण, राज्य का स्वामित्व होगा। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि कोई उद्योग धंधे से जो उद्योग हो रहा है या कृषि क्षेत्र में साधन उत्पन्न हो रहे हैं, संसाधन उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले नियंत्रण राज्य का आएगा, ना कि जो उपज कर रहा है उसका आएगा। अगर उसके बाद हम दूसरी दुनिया की बात करते हैं, दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है, दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। मिखाइल गोर्बाचेव, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिक को अपनाया। जब 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ प्रमुख सुधार किए, क्योंकि जब 1980 के दशक से पहले, जब 1917 के बाद सोवियत संघ थे या शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये क्या किया गया था कि सत्ता पर निरंकुशता आ गई थी। साम्यवादी नेताओं द्वारा निरंकुशता आ गया था, भ्रष्टाचार आ गया था, फैल गया था। जो भी लोग थे शासन कर रहे थे, जनता के प्रति उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी, सब अराजकता फैल गई थी, भ्रष्टाचार आ गया था। इसीलिए कोई भी जनता को बोलने का अधिकार नहीं था, कोई चुनाव नहीं होते थे,
इसीलिए 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक सुधार को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार शुरू किए। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। 25 दिसंबर सन 1991 में यूक्रेन, बेलारूस, रूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। क्योंकि उस समय ये हो गया था जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की नीति को लागू किया। इन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। उन्होंने चुनाव करने के लिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव पहले नहीं होते थे, अब चुनाव कराने के लिए उसने खुला वो कर दिया, चुनाव अब होगा। उसने जनता को बोलने का अधिकार दिया, मीडिया को पहले कोई अधिकार नहीं था, उसके बाद अधिकार दिए। ये सब कारणों से जो लोगों को इतने सालों से जो कोई भी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, जब इसको मिला तो लोगों में आक्रोश तो पहले से भरा था। अब जब बोलने का मौका मिला तो खुल के बोले थे, इसीलिए इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर 1991 का पतन हो गया और उसके बाद स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल CIS सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 नए देशों का उदय, जिसमें बेलारूस था, यूक्रेन था, रूस था, उज्बेकिस्तान था, अन्य आदि बहुत से देश थे 15। इन सभी देशों ने एक अंतः सरकारी संगठन का निर्माण किया जिसकी सदस्य स्वैच्छिक थी। मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती ले रहे हो, नहीं, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से। इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल कहा गया। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही को बनाए रखते हैं। सोवियत संघ में दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ क्या था कि व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही अनुमति थी। एक ध्रुवीय विश्व। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बच गया। 2 महाशक्ति था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का 1991 विघटन हो गया तब एक ही शक्तिशाली देश बचा। कौन? वो अमेरिका था। अमेरिका बचा रहा और सभी शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द हो गया। जाहिर सी बात है, जब 2 महाशक्ति है जिसमें से एक का विघटन हो गया था तो दूसरा बचेगा। अब वही अपना चलाएगा भाई, जो उसको इर्द है ना, जो सभी शक्ति उसके पास केंद्रित होगी, इर्द गिर्द होगी। इसी तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, सोवियत संघ, अमेरिका। अब सोवियत संघ का तो पतन हो गया था, अब बचेगा कौन? तो अब एक ध्रुवीय बच गया, अमेरिका हो गया। एक ध्रुवीय में परिवर्तित हो गया विश्व। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम अपने देखने को मिलते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के संबंधों में बदलाव। जैसे बात है कि ये 2 व्यक्ति है, 2 देश था वहाँ पे, तो 2 देश था तो दोनों देश अपनी अपनी उसके विचार थे, अपनी सोच थी। अब एक बचा तो अपनी, अब जो उसको इच्छा आएगा वो बोल करेगा और सबको मानना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में बदलाव आए, पूंजीवाद व्यवस्था का प्रचार हो, क्योंकि अमेरिका जब शक्तिशाली बन गया तो पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन था अमेरिका, तो पूंजीवाद व्यवस्था का प्रसार करने लग गया। और इसके कारण क्या हुआ, जो पूंजीवाद का जब बढ़ावा मिला तो जिसके कारण समाजवादी, साम्यवाद था वो कमज़ोर हो गया और उदारवादी लोकतंत्र मजबूत हुआ। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण हैं, वो सोवियत संघ जो था उसका विघटन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारणों में से नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जो सोवियत संघ शुरुआत में कहा कि हम भाई नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं वो प्रदान करेंगे, जो जीने के लिए होती है सुविधाएं वो देंगे, लेकिन ये नागरिकों की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और
सोवियत संघ के बीच में। तो ये सब सोवियत संघ था अपनी सर्वोच्च शक्ति को बढ़ाने के लिए, अमेरिका से टक्कर बराबरी करने के लिए सारी शक्तियों को, सारे पैसों को ये हथियार खरीदने में लगा देता था। पूरा ध्यान उसको अमेरिका के से टक्कर लेने में था, हम बराबरी करने में। जिसके कारण क्या था कि जो रूस था अपने जो नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं देने में असक्षम हो गया, जिसके कारण नागरिकों को जो महत्वाकांक्षा या आकांक्षा उसको पूरा करने में असफल हुआ। सारे पैसे वो हथियारों में खर्च कर रहा था तो नहीं हुआ। इससे पहले जो रूस था, सोवियत संघ था, रूस जो सोवियत संघ से पहले जब बाद में टूट गया था, तो वही सोवियत संघ तो पहले अपने नागरिक सभी मूलभूत सुविधाएं, सभी सुई से कार से लेकर सुई तक सभी यहाँ बनता था। कहाँ पे? सोवियत संघ में बनता था। तो ये एक अच्छा सा था। लेकिन जब शीत युद्ध शुरुआत हुई तब ये सब इससे सारी शक्ति, सारे ध्यान जो सरकार थी सोवियत संघ के, उसमें होड़ में लग गई, अमेरिका के साथ बराबरी टक्कर लेने में लग गई। तो ये सारी व्यवस्था था वो चरमरा गया। तो इसी यही है कि इसी कारण से जो सोवियत संघ के विघटन हुए, तो नागरिक आकांक्षा को पूरा न कर पाना, उसका सोवियत प्रणाली को नौकरशाह का शिकंजा, जैसे कि बात करी थी कि नौकरशाह अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लग गए थे, कोई किसी का विकास नहीं करना, कोई जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, तो उससे है ना सोवियत प्रणाली पर नौकरशाह का शिकंजा। साम्यवादी पार्टी थी, वो राजनीति पर अंकुश लगा दिया। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था भाई, जो पैसे ज़्यादातर संसाधन अधिकतर परमाणु हथियारों पर लग गया था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे। जो प्रौद्योगिकी है और बुनियादी ढांचे में जो अमेरिका या पश्चिमी देश हैं, अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हो गया, क्योंकि सारे ध्यान उसको उधर था। रूस का वर्चस्वशाली होना, रूस था। उसके बाद गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। जब गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए थे, जब वोटिंग राइट दे दिया गया था, बोलने का अधिकार दे दिया गया, इसके कारण और क्या, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होने लगा। ये पार्टी के अंदर भी और जनता में भी। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तु की कमी। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा होना कि भाई हम भी राष्ट्रवादी भावना हम भी करेंगे ना, संप्रभुता की इच्छा होगी, हम पे कैसे तुम कर सकते हो कब्जा। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। सोवियत प्रणाली सत्तावादी ये नहीं कि समाज के लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए करेंगे, है ना, बल्कि ये तो अपना ही भलाई कर रहे थे, सत्तावादी हो गया था। साम्यवादी पार्टी का जो जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। जो साम्यवादी पार्टी तो जनता के प्रति को जवाबदेह नहीं, अपनी बस मर्जी में लगे हुए हैं, अपने भोग विलास कर रहे हैं, तो इसीलिए ये भी था। और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, जब सोवियत संघ विघटन हुआ उसका परिणाम हुए, तो हमें अपन ने अभी देखा कि सोवियत संघ के वो विघटन के कारण क्या थे। अब उसके बाद हम परिणाम देखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे। तो सबसे पहला है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हुआ। जब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो शीत युद्ध का संघर्ष जो था समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व, जब दो शक्ति थी, अब एक शक्ति का पतन हो गया, तो अब अमेरिका एक विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा। वर्चस्व था उसका भाई अमेरिका का। हथियारों की जो होड़ था अमेरिका और रूस सोवियत संघ के बीच में था, तो उसकी समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय। जो बहुत से देश मिलकर सोवियत संघ था, और तब जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो 1991 में 15 नए देश का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, है ना, एक कोई राजा होता उसके बाद कोई राजा बनता, तो वैसे ही सोवियत संघ का पतन होने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी रूस बना। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, और इसका शायद से इन MCQ में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो याद रखना कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था, तो रूस था, और 1991 में इसका सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विश्व राजनीति में शक्तियों का संबंध, जो विश्व राजनीति में शक्ति का संबंध में परिवर्तन हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि समाजवादी विचारधारा पहले अच्छा माना जाता था, जब इसका पतन हो गया, पतन क्यों हुआ, इसके कारण अपने बात करें कि नौकरशाह हो गया था, जनता के प्रति को जिम्मेदारी नहीं थी, ये सब कारण था, तो इसका प्रश्न चिन्ह हो गया कि ये आगे सफल, मतलब आगे जा सकता है क्या, चल सकता है क्या। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, क्योंकि पूंजीवाद अमेरिका में जो था, और ये पूरा विश्व में धीरे धीरे जब सोवियत संघ का पतन हुआ, समाजवादी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गए, तो तो ये सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था तो उसका वर्चस्व बढ़ा, सभी देशों ने अपनाया इसको।
तो दुर्भाग्यता के अंत में इस सब एक और एक महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, ये है शॉक थेरेपी। और ये शॉक थेरेपी है क्या, उसको अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शॉक थेरेपी जैसे कि ये रहा। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब कि किसी को आप पीट दो, उसके बाद आप उसको उपचार कर दो, डॉक्टर के पास ले जाओ। आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवादी के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया था। पहले सभी ये सब पूर्वी देश थे, है ना, रूस थे, ये सब क्या थे कि समाजवादी थे, इसके होकर फिर पूंजीवादी में गुजरे थे, इसे शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या हुआ, इसकी कुछ तो विशेषता रही होंगी जब इसको अपनाया गया था। मिल्लिकैत का प्रमुख रूप से निजी करना। जैसे कि सोवियत संघ में मिल्लिकैत क्या था कि राज्य का जो भूमि है या संसाधन होगा उस पर क्या होगा, राज्य का मिल्लिकैत होगा, तो राज्य का होगा। लोगों का अपना कोई निजी स्वामित्व नहीं था, मिल्लिकैत नहीं था। तो इसके विपरीत शॉक थेरेपी में क्या कहा गया, मिल्लिकैत का प्रमुख निजी रूप से होगा स्वामित्व, जो कोई एक व्यक्तिगत होगा, एक जो जमीन है तो उस व्यक्ति का होगा, ना कि राज्य का होगा। उसके बाद राज्य की संपदा का निजीकरण, जो राज्य का जो संपत्ति था उसका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। जो राज्य की कोई संपत्ति उसको अब लोगों में बांटते निजीकरण कर दिया गया। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म ले ली। यानी कि सामूहिक फॉर्म की जो सार्वजनिक फॉर्म थे, यानी कि बड़े बड़े जो फॉर्म थे ना, जो सार्वजनिक राज्य के अंतर्गत आता था, उसको किसने ले लिया, तो निजी फॉर्म कर दिया, व्यक्तिगत कर दिया। मुक्त व्यापार को अपनाना। मुक्त व्यापार को अपनाना, जो फ्री ट्रेड, यानी कि एक देश से दूसरे देश में, पहले तो सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था सोवियत संघ के मध्य बंद था ना, उसको फ्री ट्रेड कर दिया, मुक्त व्यापार को अपनाना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। जो पश्चिमी देशों से अलग था ना ये तो बिल्कुल ही, तो पश्चिमी देशों की आर्थिक जो व्यवस्था से जुड़ाव, व्यापार करने लगे, ट्रेड होने लग गया। हाँ, तो पूंजीवाद, उसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट है तो देखते हैं, तो पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। जो पूंजीवाद था उसके अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ये नहीं कि समाजवादी है, या अब तो 3 तरह की हम अर्थव्यवस्था देखते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या है, पूंजीवाद है। रूस में अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जैसे चीन या भारत या सोवियत संघ देख लो, तो उसमें मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवाद के मिश्रित। भारत में तो प्रमुख है ना, देख सकते हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूरी तरह समाजवादी है, ना पूरी तरह से पूंजीवादी है। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का औद्योगिक ढांचा जो था चरमरा गया, ठीक है। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे। जो आर्थिक जो उन्होंने परिवर्तन किए, जिस उद्देश्य परिवर्तन किए, जिसके बाद सुधार हो जाएगा, इसकी रूस की जो आर्थिक प्रगति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके आर्थिक ढांचा चरमरा गया, उसका परिणाम अनुकूल नहीं हुए। रूसी मुद्रा जो रूबल थी, यह भी एमसीक्यू में आ सकता है कि रूसी मुद्रा क्या है, जो रूबल था उसमें भारी गिरावट को अपने को देखने को मिलता है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का जो अंत हो गया था, समाज कल्याण की जो वही समाजवादी व्यवस्था था, समाज कल्याण के लिए जो पुरानी व्यवस्था था उसका अंत हो गया था। मुद्रा जो रूबल थी उस भारी गिरावट आया, जो परिणाम अनुकूल नहीं हुए, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल 90% उद्योग को निजी हाथों में औने बोने दामों पर बेच दिया गया। जो विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल था, 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने बोने सस्ते दामों पे, जो 100 रुपये का सामान तो उसको 15-20 रुपये में बेच दिया गया, उदाहरण के लिए था। आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। आर्थिक विषमता में वृद्धि, गरीबी और अमीरी में वृद्धि होगी। आर्थिक वजह से कोई अमीर था अमीर हो गया, गरीब था गरीब हो गया। आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का संकट हुआ। खाद्यान्न जो खाने लोग सामानों से संकट हो गया था। माफिया वर्ग का उदय हो गया था वहाँ पे।
लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण ना होने के कारण, लोकतांत्रिक संस्था जो होती है उसका निर्माण ना होने के कारण कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। कि लोकतांत्रिक शासन युति के जैसे जो मानवाधिकार है वो उस संस्थाएं होती हैं, है ना। ये देखिए अगर सरकार अगर अपना मतलब कोई निजी जो मानवाधिकार, जैसे कि अपने को फ्रीडम ना हो, अपने को कोई स्वतंत्रता ना मिले, तो सरकार क्या करेगी, आके जो अपना उसकी जो इच्छा है जिस प्रकार शासन करना चाहती है शासन करने लग जाएगी ना। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण ना होने के कारण कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ मिली, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में, अगर हम संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में देखें, संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र बने रहे और इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्य चेचेनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया दो भागों में, चेक और स्लोवाकिया, ये भी एक महत्वपूर्ण, चेकोस्लोवाकिया भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PYQ में आ चुके हैं, तो इसको भी ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो बाल्कन क्षेत्र बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा देखते हैं, तो बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। बाल्टिक क्षेत्र, ठीक है, 1990 में स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और वर्ष 2004 में नाटो में शामिल हो गए। मध्य एशिया के देशों तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध चलते रहे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 वर्षों तक कहाँ पे युद्ध चलता रहा तजाकिस्तान में, ठीक है, यह ध्यान से रखिएगा। तो आगे चलते हैं तो मध्य एशिया, इस गणराज्य में पेट्रोल का विशाल भंडार है। मध्य एशिया गणराज्य में पेट्रोल का भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों के प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। क्योंकि कोई भी चाहता है कि अच्छा क्षेत्र हो, वहाँ पे तेल का भंडार, तो कोई चाहता है कि भाई ये मेरे कब्जे में आ जाओ, मैं इससे फ़ायदा कमाऊँ, इससे व्यापार करूँ जिससे मुनाफा अत्यधिक हो, है ना। यही सब रूस और अन्य पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत का संबंध है। जो रूस है या अन्य साम्यवादी देश हैं उनके साथ भारत का संबंध कैसा है वो देखते हैं। ये हमारा चैप्टर का लास्ट बिंदु पॉइंट है। तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से रूस और भारत दोनों का सपना बहुत ध्रुवीय है कि कोई एक ध्रुवीय ना हो, है ना। बहुत ध्रुवीय, बहुत से देश सुपर पावर, ये ना कि एक देश है वो अपना चला रहा है, दो देश अपने पूरे देश विश्व में अपना वर्चस्व चला रहा है, अपने जो चाहता है वो कर रहे पूरा देश, ऐसा नहीं है। बहुत से देशों सभी का वो दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। भारत रूसी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत रूसी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। जो भी जैसे कि अभी वर्तमान कुछ सालों पहले देखिए भारत बहुत ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। भारत रूस से तेल आयात किया जाता है। जो रूस है उससे तेल आयात किया जाता है, वहाँ तेल है
और तेल आयात किया जाता है। परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद मिलती है। जो भारत का परमाणु योजना है और अंतरिक्ष योजना है, इसमें रूस भारत का मदद करता है। और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाने का प्रयास हुए हैं। उज़्बेकिस्तान में भारत कलाकार और विशेषता पसंद किया जाता है। जो उज़्बेकिस्तान में भारतीय जो कलाकार हैं ना, वहाँ पे उनको बड़ा अच्छे से पसंद किया जाता है। चलिए, यही हमारा चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत समाप्त हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना कि अपना फीडबैक देना कि कैसा उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।